ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में कुछ एमसीक्यूज हैं। अच्छा मेरी बात सुने, ये जो एमसीक्यूज मैं यहाँ इस स्लाइड पे करवाऊंगा, आई बिलीव कि आपके एग्जाम में इससे ज्यादा टफ या कंसेप्चुअल एमसीक्यूज नहीं आ सकते। आपने कुछ एग्जाम्पल्स अपनी फिंगर टिप्स पे याद रखनी है, कुछ एग्जाम्पल, जिनमें से एक एग्जाम्पल ये है, ये एस्टिक हाइड्रोलिसिस है एस्टर की। मुझे बताएं कि इसकी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 2 ऑर्डर 1 होगा और मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। अच्छा आप जरा देखें, ऑर्डर 1 है और मॉलिक्यूलरिटी 2 है। अब देखें ना, दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी तो हमारे पास 2 होगी। जो आज जिन लोगों ने, जो नए लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको मैं बताना चाहता हूँ, मॉलिक्यूलरिटी बहुत सिंपल है कि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, ये मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास आ गई। जो ऑर्डर है उसको हम इक्वेशन को देख के हम ऑर्डर नहीं बता सकते, बल्कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 3 या 4 रिएक्शन जो मैं भी बताने वाला हूँ, इनका ऑर्डर आप लोग खुद याद रख लें। इसके ऑर्डर के बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये जो इसका ऑर्डर है सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, यानी हमारे पास इसका ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है। यानी अगर हमारे पास हो रेट जो है इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5, ये इस पे, ये है सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। ये हमारे पास इक्वेशन। और ऑर्डर फाइंड कैसे करते हैं? ऑर्डर फाइंड करते हैं, हम देखते हैं कि इथाइल एसीटेट या जो एस्टर है इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो क्या रिएक्शन की रफ्तार बढ़ी? इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन की रफ्तार, इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि इसके लिहाज से जो रिएक्शन है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। अब फिर H2O की कंसंट्रेशन को बढ़ा के देखते हैं, क्या इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड पे कोई फर्क पड़ता है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से इसको ऑर्डर में हमने काउंट नहीं किया। ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। तो ऑर्डर 1 है और मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 2 है। मैं कह रहा हूं कि 3-4 एग्जांपल फिंगर टिप्स पे आप याद रखेंगे, जिनमें नंबर 1 पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। नंबर 2 पे आए प्लीज आप लोग। ये है जी इन्वर्जन ऑफ शुगर। जो सक्रोज होता है उसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। आप बता सकते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है? ऑर्डर 1 मॉलिक्यूलरिटी 2 और मॉलिक्यूलरिटी 2 है, 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ऑर्डर 1 होगा क्योंकि वाटर एक्सेस, हाँ वाटर एक्सेस में है, आप ये भी कह सकते हैं। और दूसरा ये भी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप लोगों ने याद रखना है, तो जो रिएक्शन का रेट है या रिएक्शन की जो रफ्तार है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ शुगर पे। आप सक्रोज को बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन की रफ्तार बढ़ेगी, H2O को बढ़ाने से रिएक्शन की रफ्तार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर आप देखिए स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ दैट वी यूज्ड एक्सेस ऑफ वाटर, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। 3 या 4 रिएक्शन ऐसे हैं जो रूटीन से हटके हैं, इनके बारे में आप लोगों ने याद रखना है हर सूरत में। एक ये रिएक्शन है, एक ये, और एक तीसरी एग्जांपल मैं देने लगा हूं। ये 3 रिएक्शन आपने हर सूरत में याद, ये 3 रिएक्शन आपने हर सूरत में याद रखने। बच्चों प्लीज अपने माइक ऑफ किया करें, प्रॉब्लम होती है। क्या मुझे मेरी पेंसिल सारी ले लेते हो? बच्चों प्लीज अपने माइक ऑफ करें। अच्छा जी, ये मैं कह रहा हूं कि ये आपने याद रखना है। और उसके बाद आप आगे चलते हैं जरा हम। ये रिएक्शन है, ये तीसरा रिएक्शन है। अब यहाँ पे मुझे बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऑर्डर 1 है। सर ऑर्डर भी 2, ऑर्डर भी 2 है और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। अब याद रखिए बच्चों, ये एक ऐसा रिएक्शन है, ये एक ऐसा रिएक्शन है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये थी एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये सेकंड ऑर्डर, इसमें जो रिएक्शन की स्पीड है वो एस्टर की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोडियम कंसंट्रेशन। हाइड्रोक्साइड तो ये 3 एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है जो रूटीन से हटके हैं। आई बिलीव कि मॉलिक्यूलरिटी का क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आएगा, ये आप लोग ज़हन में रखिए। समझ आई या नहीं आई? ये 3 एग्जांपल प्लीज अच्छे से आप लोग ज़हन में रखिए। सर इनमें ये तीनों रिएक्शन के अंदर हमने ऊपर वाले 2 में H ऐड किया, एसिड ऐड किया और नीचे वाले में बेस। इन एसिड और बेस का काम क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर? बतौर कैटलिस्ट है। ये हम लोग असल में देखना चाहते हैं कि बनाना हम क्या बनाने जा रहे हैं। इस रिएक्शन को जो नीचे है इसको स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। तो दरअसल हम लोग ये हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये इथाइल अल्कोहल बना रहे हैं। ये हमारा अपना दिल करता है कि हम लोग कौन सा रिएक्शन करवाना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं। ये देखें जी, इन केस ऑफ कंप्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी फॉर स्टेप। कंप्लेक्स रिएक्शन के केस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर होती है। स्लो स्टेप के लिए, रेट डिटरमिनिंग स्टेप के लिए, फास्ट के लिए या दोनों के लिए? रेट डिटरमिनिंग स्टेप सर। रेट, ये स्लो और रेट डिटरमिनिंग दोनों नहीं होंगे? बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, होगा। याद रखें। अच्छा, चंद एक बातें हैं, अगर किसी ने नया किसी बच्चे ने ज्वाइन किया है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे Molecularity हर पास step कॉम्प्लेक्स में। रिएक्शन होते हैं, जो एक से ज्यादा स्टेप्स में रिएक्शन होते हैं, उनमें जो स्लो स्टेप है उसी को रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी कहते हैं। और उसमें जितना ऑर्डर हो इतनी ही मॉलिक्यूलरिटी होती है। जो बच्चे नए आए हैं वो उनके साथ स्लाइड शेयर करते हैं कि कल के लेक्चर की वहां पर डिटेल से लिखा है। ये बताएं, इन केस ऑफ सिंपल रिएक्शन order or molecularity may be equal. Order is always equal to molecularity. May or may D not be. D sir. D option. Sir, D both A option. and C. May be equal, may not be. Sir, both A and C. डी ऑप्शन है जी, डी ऑप्शन है, याद रखें आपको। ऑप्शन डी है, सिंपल रिएक्शन की बात हो रही है। अब यहाँ देखें ना, ये भी एक सिंपल रिएक्शन था। इसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर है। ये देखिए कितना ऑर्डर, लेकिन ऊपर वालों में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर नहीं है। तो सिंपल रिएक्शन के केस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यस सर, ये कल आपने बताया था एलिमेंटल रिएक्शन। अच्छा, ये बताएं जी, Is always whole number sir? Sir, C option. मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में हो सकती है, नहीं हो सकती? No sir. जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती? हमेशा हमेशा whole है। number होती है। Whole number Always आता है। C option. अच्छा बच्चों, ये थे क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों के माइक जो है वो म्यूट करने लगा हूँ और लेक्चर आपने बहुत अच्छे से सुनना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कितनी टाइप्स हैं? नंबर 1 है जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आप लोग पहले आपको बता चुका हूँ मैं। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड पे कोई फर्क ना पड़े, इसकी ये है कि उसमें जो रेट लॉ है ना, उसमें कंसंट्रेशन वाली टर्म जो है उसकी पार जो है वो जीरो होती है। उसके बाद ये उसकी इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन इसकी लिखी हुई है ना, इसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलते हैं। ये आप लोगों ने ध्यान में रख लेनी है। यहाँ पे ये जो x है ना, ये है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम t। याद रखिए, यानी क्या मतलब इसका? 2 मिनट बाद कितना प्रोडक्ट बना, 3 मिनट बाद कितना प्रोडक्ट बना, 4 मिनट बाद कितना प्रोडक्ट बना। t टाइम है और x जो है वो प्रोडक्ट है जो बनता जाएगा साथ साथ। x इज इक्वल टू के टी, कीप इन माइंड, ये हमारे पास है। उसके बाद t जो है वो इधर मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड इधर हो गया, तो k इज इक्वल टू x ओवर t। अब ऐसे रिएक्शन जिनके बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जब प्रोडक्ट की मिकदार को जब टाइम पे डिवाइड करते हैं तो उनकी जो रेशियो है उसका आंसर मेरे पास हमेशा कांस्टेंट आता है, याद रखें। उसके बाद देखें आप लोग जीरो ऑर्डर के लिए आपको यूनिट्स याद है ना? मैंने यूनिट्स बताने का आप लोगों को जो है एक शॉर्टकट बताया हुआ है कि यूनिट हमारे पास होती है 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स की यूनिट्स ये होती है, ये उसका शॉर्टकट है। सपोज हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, n की जगह 0 पुट करें। फर्स्ट ऑर्डर है, n की जगह 1 पुट करें। सेकंड ऑर्डर n की जगह 2 पुट करें। अब m 1 माइनस 0, तो m की 1 आ गया। और कैपिटल M क्या होता है? ये हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब को कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमारे पास यूनिट्स आ गए k की, याद रखें। जो k है इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। इसके यूनिट्स डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे।
कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। उसके बाद कल हम लोगों ने ये रिलेशनशिप भी देखा है कि जो हमारे पास हाफ लाइफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन की। हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप हाफ लाइफ के जरिए ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं, उसका तरीका ये होता है कि किसी एक रिएक्शन को दो मुख्तलिफ जगहों पे शुरू कराएं। एक ही रिएक्शन को, कोई रिएक्शन है, रिएक्शन ए जो है वो प्रोडक्ट बी में जा रहा है, ये रिएक्शन सपोज, इसको इधर शुरू करवाएं और इसी सेम रिएक्शन को एक दूसरी जगह पे शुरू करवाएं। यहाँ भी शुरू करवाया हमने, यहाँ भी शुरू करवाया। यहाँ पे आप इनिशियल कंसंट्रेशन लें 10 मोल, यहाँ पे आप इनिशियल कंसंट्रेशन लें 20 मोल और देखें कि 20 मोल को हाफ होने में कितना टाइम लगा और 10 मोल को हाफ होने में कितना टाइम लगा। उस टाइम से आप लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब जरा मेरी बात सुनिएगा गौर से। अगर 20 मोल को हाफ होने में ज्यादा टाइम लगे, 10 मोल को हाफ होने में यानी 5 मोल होने में कम टाइम लगे, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहचान है। ये हाफ लाइफ मेथड कहलाता है। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन आप लोग जितनी ज्यादा लेंगे उसको हाफ होने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा। ये आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एक आपके पास एग्जांपल। यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका ये रेट इक्वेशन है जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी कहते हैं। अब यहाँ देखें नेक्स्ट, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद देखें आप लोग, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपके पास कोई रिएक्टेंट है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, वो प्रोडक्ट बी में जा रहा है और यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो ये है, नेचुरल लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। इसको हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं। ये कैसे प्रूव हुई, इससे में कोई सरोकार नहीं। यहाँ पे आपने सिर्फ ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन याद रखनी है और अगर हम ये टी मल्टीप्लाई है यहाँ नीचे डिवाइड कर दें, हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये आ गई और हमारे पास यूनिट जो है ना रेट कांस्टेंट वो ये है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एन की जगह 1 पुट करें। ये जो ऊपर मैंने शॉर्ट बताया है, एन की जगह पे 1 पुट करें, एम की पावर 1 माइनस 1 0 हो गया, एम की पावर 0 1 होता है, कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट सेकंड इनवर्स होते हैं। उसके बाद आप लोग उसकी हाफ लाइफ देखें। ये हाफ लाइफ का फार्मूला है। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि हाफ लाइफ जिस चीज के इक्वल है वहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन ए का तो नाम ही नहीं आ रहा, याद रखें, यहाँ ए मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। चाहे आप 20 मोल के साथ रिएक्शन शुरू करें चाहे 10 मोल के साथ, उसको हाफ होने में एक कितना टाइम लगेगा। 10 मोल को 5 मोल होने में अगर 10 सेकंड लगे हैं तो 20 मोल को 10 मोल होने में भी इतना ही टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या था, 20 मोल को 10 मोल होने में ज्यादा टाइम लगा था, 10 मोल को 5 मोल होने में कम टाइम लगा था। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा थी उसको हाफ होने में ज्यादा टाइम लगा था। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं है, उसमें वो डिपेंड ही नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन। आप 100 मोल के साथ भी ये रिएक्शन एक ही है, याद रखिए। जो हाफ लाइफ मेथड है उसमें रिएक्शन एक ही स्टडी करना होता है लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे करना होता है। अब अगर यही रिएक्शन आप 100 मोल के साथ शुरू करें तो उसको 50 मोल होने में इतना ही टाइम लगेगा जितना 20 मोल को 10 मोल होने में या 10 मोल को 5 मोल होने में। तो ये भी हमारे पास एक पहचान है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, ये जो आप लोगों के पास ये नजर आ रहा है, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, इसमें ए जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है और x जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम t होता है, याद रखें आप लोग। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, उसमें याद रखें यहाँ पे B जो है ये लार्ज एक्सेस में है, तो यहाँ मैंने सॉरी ये A जो है ये एक्सेस में है, यहाँ 0 लिखना था, यहाँ पे 0 लिखना था, ये एक्सेस में है। तो अगर दो रिएक्टेंट हूँ
उन दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो, या फिर दूसरे लफ्जों में जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड ना कर रहा हो एक रिएक्टेंट पे, तो हम लोग कहते हैं ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो पीछे मैंने दो रिएक्शन आपको बताए हैं, एक इन्वर्जन ऑफ शुगर और एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, वो दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल हैं। उनमें जो रिएक्शन की रफ्तार है वो वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, हम कहते हैं ऐसे रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए, वही इक्वेशन अप्लाई होती है, यूनिट उसकी भी यही, इसकी ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हमारे पास दो रिएक्टेंट है ए और बी, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, याद रखिए x ओवर a इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू kT, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है हमारे पास। अब इसमें x क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम t, और a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये k जो है ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, ये t यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो गया। यूनिट क्या है, ये आपके पास शॉर्टकट में बता चुका हूँ। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो n की जगह पे 2 पुट करें, m रेज़्ड पर 1 माइनस 2, यानी m रेज़्ड पर माइनस 1 बन गया। अब कैपिटल M क्या होता है, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। जब मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर -1 लेंगे तो वो डेसीमीटर क्यूब मोल -1 बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। आप लोगों को इसके बारे में पहले बता चुका हूँ मैं। उसके बाद ये तो था कि अगर दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आगे दो केस है, अगर दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। इसको आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये याद करना है आपने, जो है ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ये है और ये है, इनको आपने याद रखना है। ये जो डिफरेंट रिएक्टेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन है ये याद रखने की आप लोगों को जरूरत नहीं। अब यहाँ पे एक बात याद रखें, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी हाफ लाइफ कम होगी। क्या मतलब है, 20 मोल को 10 मोल होने में कम टाइम लगेगा, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा हाफ लाइफ इतनी कम। अब जरा इन तीनों का अगर कंपैरिजन करें, जीरो का, फर्स्ट का और सेकंड का, यहाँ पे क्या था, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन, जहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उसको हाफ होने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, वो जीरो ऑर्डर की पहचान है। फर्स्ट ऑर्डर की पहचान क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी लें उसको हाफ होने में एक जितना टाइम लगता है, और सेकंड ऑर्डर की पहचान इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा लें उसको हाफ होने में इतना कम टाइम लगेगा। अब यहाँ देखें आप लोग, उसके बाद आप लोगों के पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में आगे 4 केसेस हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ पहला केस आप लोगों को बताने लगा हूँ। अगर तीनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो, हमारे पास ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ये भी है और इसकी दूसरी, इसकी एक और फॉर्म भी है जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी को एलसीएम लेके सॉल्व करके दूसरी फॉर्म आ जाती है। ये आप लोगों को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये कम से कम ये 4 इक्वेशंस हैं, जीरो की, फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड की, इनको आप याद रखें, बल्कि ये फॉर्म इसकी याद ना करें, जो नेक्स्ट बताऊंगा वो करें। अच्छा, अब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो 1 माइनस 3, कैपिटल M की पावर -2 होगी ना, 1 माइनस 3 -2 होगी ना, तो आप लोगों के पास कैपिटल M क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जब आप लोग यहाँ करेंगे तो डेसीमीटर की पावर 6, मोल की -2 और सेकंड की -1, ये पिछले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और एक और बात, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब इस बात का क्या है, 20 मोल को 10 मोल होने में ज्यादा कम टाइम लगे। यहाँ पे क्या था, इधर 20 मोल को 10 मोल होने में कम टाइम लगे, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो कम टाइम लगे, और 10 मोल को 5 मोल होने में भी कम टाइम लगे। लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर आ गया, यानी 20 मोल को 10 मोल होने में और कम टाइम लगे, जो इसमें लग रहा था उससे भी कम टाइम लगे। तो ये हमारे पास जो है वो आप लोगों के पास ये मैंने एक पेज पे ये इक्वेशन डाल दी है, आप लोग यहाँ से ये इक्वेशन जो है वो याद रख सकते हैं।
आगे एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, वो आप प्लीज गौर से समझें और खुद से उसको आप लोग देख भी सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि सपोज क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आयरन क्लोराइड को SnCl2 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, ये रिएक्शन होता है। फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड बनता है। अच्छा, जो फेरस क्लोराइड है, मैं आप लोगों को पीछे बता रहा था जब रेट की मैंने बातें की हैं, रेट आप लोगों को बताया है, उसमें एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आप लोगों से ये की थी कि ये गुड लक होती है कि आपको प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में से कोई एक ऐसी स्पीशी मिल जाए जिसको आप टाइम के साथ मॉनिटर कर सकें, तो वो कितना बना है टाइम के साथ उसको मॉनिटर कर सकें। तो इन चारों में से, और ये भी है कि चारों में से कोई जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, कोई एक चीज भी मिल जाए तो हम पूरे रिएक्शन का हम लोग रेट निकाल सकते हैं। अब इन चारों में से ये FeCl2 जो है ना, ये एक ऐसी स्पीशी है कि जो ये वक्त के साथ साथ बनती जाती है, इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। इसको मॉनिटर करने का तरीका ये होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ इसको टाइट्रेट करते हैं। यूं आयरन फेरस क्लोराइड की मिकदार बढ़ती जाएगी, पोटाशियम डाइक्रोमेट का ज्यादा वॉल्यूम यूज होता जाएगा। मेरी बात ध्यान में रखें, आपको इतना टेक्निकल यहाँ होने की जरूरत नहीं है। जो एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जिसको हम मॉनिटर कर सकें टाइम के साथ साथ, तो हमारी गुड लक होती है। ये जो इस सारे रिएक्शन में आयरन, ये जो फेरस क्लोराइड है, जाहिर है ये प्रोडक्ट वाली साइड पे है, वक्त के साथ साथ ये बढ़ता जाता है। तो इसकी अमाउंट वक्त के साथ साथ कितनी बढ़ रही है वो हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। मैं तरीका बता रहा हूँ, पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ हम इसको टाइट्रेट करते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ना, इसका डाटा ये है। जब ये रिएक्शन किया गया, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि चाहे 0 ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे थर्ड ऑर्डर हो, अगर उनका कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है या काइनेटिक का कोई भी, मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये तकरीबन अभी 3-4 महीने पहले की बात है कि मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने स्विट्जरलैंड में अप्लाई किया था PhD के लिए। तो वहाँ का जो प्रोफेसर था, उसने काइनेटिक का एक ग्राफ भेजा था उस बच्ची को कि अगर ये काइनेटिक का ग्राफ आप सॉल्व करके भेजे तो मैं आपको एडमिशन दे दूंगा PhD में, स्कॉलरशिप भी दूंगा। और ये आई रिमेम्बर, क्योंकि ताज़ा ताज़ा बात है। और उस बच्ची ने वो काइनेटिक का ग्राफ सॉल्व करके भेजा, मैंने जाहिर है उसकी हेल्प की, तो सॉल्व करके भेजा तो उस बच्ची को वहाँ पे एडमिशन हो गया। तो ये चीज़ें जो आप लोग सीख रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री लोगों की वीक होती है। ये चीज़ें आप ये समझें कि आप लोगों ने इनको अच्छे से करना है और आपने इनके कॉन्सेप्ट्स लेने की कोशिश करनी है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी जो पीछे 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, अगर हमने पता करना है कि ये कौन सा ऑर्डर है, तो याद रखें हमें ये चीजें चाहिए। हमें एक तो इनिशियल कंसंट्रेशन का पता हो, दूसरा हमें ये पता हो कि टाइम के साथ जो प्रोडक्ट बना है वो कितना कितना बना है। 1 मिनट में ये प्रोडक्ट बना है, 3 मिनट बाद ये प्रोडक्ट बना है, 7 मिनट बाद ये प्रोडक्ट बना है, 11 मिनट बाद ये प्रोडक्ट बना है। ये डाटा हमने एक्सपेरिमेंट से हासिल किया है इस रिएक्शन के। कीप इन माइंड, यहाँ पे ए जो है ना, वो इस फेरिक क्लोराइड की इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये जो हमारे पास एक्स है ना, ये है कि मुख्तलिफ टाइम पे कितना FeCl2 हमारे पास बना है। तो तरीका ये होता है बच्चों कि हम लोग ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको हम लोग 0 ऑर्डर की इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर 0 ऑर्डर की इक्वेशन इसमें फिट आएगी तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर स्ट्रेट लाइन ना आए तो ये डाटा हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में पुट करने से स्ट्रेट लाइन आ जाए तो हम लोग कहते हैं जी ठीक है। उसके बाद हम लोग ये डाटा सेकंड, अगर वहां पे ना आए तो हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन में पुट करें। सेकंड ऑर्डर में भी स्ट्रेट लाइन ना आए तो थर्ड ऑर्डर में पुट करें। अच्छा, ये मैं आप लोगों के लिए कुछ मेहनत की है कि आप लोगों को ये मैं बता सकूं कि ये खुद से अगर आप लोग, अगर आपके पास इस तरह का डाटा आ जाता है, आप खुद से करने की कोशिश करें तो कैसे आप लोग इसको कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ।
अच्छा, अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन उम्मीद है शेयर हो रही होगी। अच्छा, मुझे वो इसका डाटा जो है वो क्या क्या डाटा है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, टाइम था, इधर यहाँ पे टाइम था। टाइम कितना है, मुझे दोबारा से यहाँ देखना पड़ेगा इसमें से। हाँ, जी बच्चों, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, मैं 1 मिनट के लिए आप अनम्यूट करता हूँ। आप मुझे बताएं कि आप लोगों के पास एक्सेल की शीट खुली हुई है। मैं 1 मिनट में अनम्यूट करता हूँ, या मुझे कोई मैसेज करके बता दें एक्सेल की शीट ओपन है जी। अच्छा, अब मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है, उन्होंने वो मुझे बता रहे हैं। अच्छा, टाइम का क्या क्या है, टाइम इंटरवल डॉक्टर साहब बताइएगा। 1.37 137 11 और हमारे पास ये इन्फिनिट टाइम है। मैं इसको 1000 मिनट कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास है जी टाइम। उसके बाद जो प्रोडक्ट की मिकदार बनती है वो डॉक्टर साहब बताइएगा प्लीज। 7.17 13.32 18.06 20.5 31.25 ये हो गया। और हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है 31.25 ये हमारे पास है। अब जरा मैं आप लोगों को ये दिखाता हूं कि ये हमारे पास जो इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है, x इक्वल टू के टी, ये हमारे पास इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले ये जो डाटा है इसको मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डालूंगा, यानी मैं x का t के साथ ग्राफ बनाऊंगा। याद रखें, x और t के साथ मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, x और t के साथ। तो ये मैं आप लोगों के सामने बनाता हूं और जीरो ऑर्डर में इसको पुट करने की कोशिश करते हैं। देखें, ये हमारे पास t है और ये हमारे पास x है। हम इन दोनों को जो है, इन दोनों को सिलेक्ट करके इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, आप लोगों के पास ये ग्राफ आया है। आप लोग देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। हमने किस किस का ग्राफ बनाया, एक्स एक्सेस पे टाइम आ रहा है और वाई एक्सेस पे हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ रही। तो हम ये कहेंगे कि ये जो डाटा है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे फिट नहीं आता, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आई। अब ये डाटा हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में पुट करेंगे। अब फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हमारे पास ये है, मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लिखने लगा हूँ। ये तो टाइम है, फर्स्ट ऑर्डर में होता ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ a बाई a माइनस एक्स। ये आप लोग साथ साथ ये भी थोड़ा सीख लेंगे कि हम लोग एक्सेल में काम कैसे करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, मैं लिखूंगा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, किस नंबर का नेचुरल लॉग लेना है वो नंबर लिखना है, इनिशियल कंसंट्रेशन 31.25 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में लिखिए a माइनस एक्स। a क्या है 31.25 माइनस x क्या है, ये सारी वैल्यूज x की। आप यहां पे ये करें और ये आपके पास आ गया। आप बाकी वैल्यूज जो है वो लेना चाहते हैं, इसको ड्रैग कर दें नीचे, नीचे ड्रैग कर दें। आखिरी वाली वैल्यू को हम लोग शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये इन्फिनिट पे आया था। अब हम लोग फिर
अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, मैं आपको इक्वेशन पे लेके जाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले। ये इक्वेशन है हमारे पास जी, ये इक्वेशन है नेचुरल लॉग ऑफ a बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। यानी मैंने किस किस का ग्राफ यहाँ पे बनाना है, मैंने ग्राफ बनाना है, इस चीज को मैं y एक्सिस पे लूंगा और मैं t जो है उसको मैं x एक्सिस पे लूंगा, t को x एक्सिस पे आए जी बनाते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन आ गया तो हम कहेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके आपके सामने मैं सिलेक्ट करता हूँ आप लोगों के सामने और देखता हूँ क्या मेरे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है या नहीं आता। ये देखें जी, मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ कॉलम ए को, डी के साथ इंसर्ट में गए और यहाँ पे ये आए, आखिरी पॉइंट को मैं निकालने लगा हूँ। ये देखिए यहाँ भी देखिए ये आपके पास जो ग्राफ आया है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब है जो डाटा वहां पे दिया हुआ है वो डाटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी डाटा नहीं है, वो फर्स्ट ऑर्डर का भी डाटा नहीं है। अब हम लोग सेकंड ऑर्डर में ये डाटा फिट करने की कोशिश करें। सेकंड ऑर्डर में फिट करने के लिए हमें सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन देखना पड़ेगी। ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। y एक्सिस पे लेंगे x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a इंटू a माइनस एक्स और x एक्सिस पे लेंगे टाइम। ये याद रख लें ये इक्वेशन x डिवाइडेड बाई a इंटू a माइनस एक्स। अब ये हम लोग करते हैं कि इसको वहां पे एक्सेल की शीट में हम लोग इसको डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं कॉलम ई में लेने लगा हूँ, ये क्या था x डिवाइडेड बाई a इंटू a माइनस एक्स। ये सिर्फ मैं लिख रहा हूँ याद रखने के लिए, मुझे याद रहे। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला कैसे लगाऊंगा? फार्मूला जब भी एक्सेल में लगाते लिखूंगा इज इक्वल टू एक्स, हमारे पास क्या है ये x है, डिवाइडेड बाई a क्या है, अब जो कुछ बटे में लिखना है वो ब्रैकेट में, a क्या है 31.25 इनटू a माइनस एक्स। a क्या है 31.25 माइनस x क्या है ये x है। और ये इसको मैंने फार्मूला लगा दिया, यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या वो पैरामीटर है जो y एक्सिस पे लेना है और सब में टाइम टू टाइम के साथ ग्राफ ड्रा करना है। तो हम लोग कॉलम ए और ई को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाके इसको ग्राफ डालेंगे, ये है। लेकिन हमें आखिरी पॉइंट जो है इसको निकालना है यहाँ से। ये देखें आप, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं, जिस तरह स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है उस तरह जिस तरह होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का भी ये डाटा नहीं है। अब हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पे जाते हैं, लेकिन थर्ड ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन देखना पड़ेगी। ये इक्वेशन आप लोग ज़हन में रख लें, x इंटू टू ए माइनस एक्स ओवर 2a स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन x इंटू टू ए माइनस एक्स 2a स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है। हमें ये इक्वेशन जो है वो अब ये हम उधर डालते हैं उसमें, a स्क्वायर x इंटू टू ए माइनस एक्स 2a स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए x इंटू टू ए माइनस एक्स, ये मैं यहाँ पे ये लिखने लगूँ, पहले इक्वेशन लिख लूँ ताकि मुझे याद रहे। x इंटू टू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स इसका स्क्वायर। अब ये मैं यहाँ पे फार्मूला लगाने लगा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू नंबर 1 पे है जी x, x क्या है ये कॉलम, ये वैल्यू पहले वाली, आप वहां पे जाकर क्लिक कर। इन टू के लिए आपको स्टार दबाना पड़ेगा। 2a माइनस एक्स 2 इंटू a क्या है 31.25 ये a है, माइनस x क्या है ये x है। ये बटे के ऊपर वाला मैंने सारा कुछ लिख दिया। अब मैं बटे के नीचे जाऊंगा, बटे के नीचे में जो कुछ लिखना है ब्रैकेट डाल लें 2
ए स्क्वायर मीन हमारे पास ए क्या है 31.25 और स्क्वायर लूंगा मैं इसका, ये आ गया। उसके बाद है इनटू ए माइनस एक्स 31.25 माइनस एक्स, ये एक्स है, और फिर इसका स्क्वायर। थोड़ी बहुत वो खुद करेक्शन कर लेता है फार्मूले में क्या। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे अब मैं टाइम का ग्राफ ड्रा करूंगा इस थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन के साथ। इंसर्ट में गए हम लोग, ये आ गया, और आखिरी पॉइंट को निकालते हैं जरा। ये देख लें, इसका नाम है जी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये आ गई। तो आप लोग देखें, हमने हमारे पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दिया गया होता है, हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई होती है, साथ हमारे पास मुख्तलिफ टाइम पे जो प्रोडक्ट बनता है वो दिया गया होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी हर इक्वेशन के अंदर हम वो डाटा फिट करते हैं। जहां पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये रिएक्शन का ऑर्डर ये है। तो अब ये जो हमने यहाँ पर्टिकुलर एग्जांपल देखी है, इसमें जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो रिएक्शन जो है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, याद रखें। ये मैं आप लोगों को जानबूझ के मैंने एक ऐसी एग्जांपल चुनी है कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, ताकि हम तमाम इक्वेशन जो है वो लगाना सीख लें कि सारी इक्वेशन हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें आप लोग, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये देखें जरा, ये हमारे पास था, ये सारी इक्वेशन हमने देख ली है, और आप लोग देख चुके हैं कि इस केस में हमारे पास जीरो ऑर्डर के केस में हमारे पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन नहीं आई, हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर के केस में हमने इक्वेशन लगाई, हमारे पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन नहीं आई, तो हमने कहा है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं है। सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन लगाई तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास नहीं आई पासिंग थ्रू रीजन, तो हम लोगों ने कहा ये हमारे पास, और इस तरह फिर हमने थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन लगाई, ये हमारे पास था जी। अब इसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने ये इक्वेशन लगाई हुई है, ये देख लें आप लोग, ये नंबर 1 पे जीरो ऑर्डर की इक्वेशन है, ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, ताकि आप लोग बाद में भी इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकें। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, ये ग्राफ है, आप लोग देख रहे हैं कि अच्छी स्ट्रेट लाइन नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर का ग्राफ है। ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, देखिए कितनी जबरदस्त खूबसूरत स्ट्रेट लाइन आई है, और ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है। तो ये बच्चों तरीका होता है कि आप लोग कैसे इन इक्वेशन को फिट करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को आप लोग फिट कैसे करते हैं, ये उसका तरीका है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये कहानी जो है वो समझ आ गई होगी। अब हमें एक और काम करते हैं, ये एक और हमारे पास है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये जो ऊपर हमने किया भी है उसकी इक्वेशन आप लोगों को पता है वो क्या है। ये डाटा दिया हुआ है, डिफरेंट टाइम पे बनने वाले प्रोडक्ट की मिकदार दी गई है, और यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास 10 है। नंबर 1 पे हम जीरो ऑर्डर में फिट करते हैं, और जीरो ऑर्डर की इक्वेशन ये आपके पास है x = kT, ये हमारे पास ग्राफ आता है। आप लोग देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब है कि जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है ना एस्टर की, वो हमारे पास जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो उसके बाद ये लिखा है डज नॉट गिव स्ट्रेट लाइन सो नॉट जीरो ऑर्डर, स्ट्रेट लाइन इसने नहीं दी, इसका मतलब जीरो ऑर्डर नहीं है। तो उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में डाटा फिट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में, और देखें जी फर्स्ट ऑर्डर में भी आप लोग ये देख लें, फर्स्ट ऑर्डर में भी हमने डाटा फिट किया तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आई, तो हम लोग कहते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी नहीं है। डज नॉट गिव अ स्ट्रेट लाइन सो नॉट फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की ये इक्वेशन दी है मैंने, और इसमें डाटा फिट करने की कोशिश की, ये देखें जी जबरदस्त आ गया ग्राफ हमारे पास, ये देखें स्ट्रेट लाइन आ गई। और ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू होती है ना, ये हमें बताती है कि स्ट्रेट लाइन कितनी जबरदस्त है। वैल्यू 1 के कितनी नजदीक होगी ना, हम लोग कहेंगे स्ट्रेट जो डाटा है इतना अच्छा होल्ड कर रहा है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे आपको करने जा रहा हूँ
वो ये है कि यहाँ पे आप लोगों के पास जो चीज आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको हम कहते हैं स्लोप। यहाँ एक्स एक्सिस पे आप लोगों ने क्या लिया है, टाइम। ये देखें, टाइम के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, के। तो के जो है उसको स्लोप कहते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस के साथ ये जो चीज लिखी है स्लोप की वैल्यू है। देखिए हर चीज के आपने मीनिंग होते हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जो आप लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया है वो टाइम है, टाइम के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है के को कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन को 1 मोल के साथ शुरू करें तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। यहाँ पे ये जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है जिसकी इक्वेशन में यहाँ नहीं लिख सका, तो उसका अगर आप लोग एस्टर का भी 1 मोल लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी 1 मोल लेंगे, तो फिर हर सेकंड में जो रिएक्शन की रफ्तार होगी हर मिनट में वो ये, हर मिनट के अंदर 0.0068 मोल प्रोडक्ट बनेगा। ये इस नंबर की अपनी सिग्निफिकेंस है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जब भी अच्छा ये भी हम जब आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाए तब आप लोग ये बातें करते हैं। इनके केस में तो स्ट्रेट लाइन आई नहीं, तो हमने इसके बारे में डिस्कशन की नहीं। ये जो इक्वेशन है ये हमें बताती है कि डाटा कितना होल्ड कर रहा है। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इसमें से सीख लिया होगा कि ये कैसे आप लोग ये इक्वेशंस जो हैं उनको डाटा के अंदर फिट कैसे करते हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि बच्ची का पीएचडी का एडमिशन इस बेस पे हुआ है। और इसमें ये भी नहीं है कि आप लोग कौन सी केमिस्ट्री के, वो बायोकेमिस्ट्री की बच्ची थी जिसने ये सारा किया है। हाँ ये इक्वेशन भी मैंने दी हुई है, यहाँ देखें ये इस पे डाटा फिट हुआ है। ये एसिडिक अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। उसके बाद थर्ड ऑर्डर में भी ये डाटा फिट करके देखा है। ये जो भी वाला डाटा है ना, सेकंड ऑर्डर में हालांकि काम खत्म हो गया था हमारा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, काम खत्म हो गया था, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन में भी पुट किया है। और ये हमारे पास इस तरह के पॉइंट्स आए हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं। और ये फिर मैंने वो डाटा जो फिट किया है ना वो एक्सेल की शीट में से कॉपी करके मैंने यहाँ लगा दिया है ताकि आप लोग बाद में अगर इसको करना चाहें तो खुद कर सकें। अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए तमाम बातों के बारे में। अब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनको बारी बारी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। इनमें कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें वो जो एक शीट थी जिसमें सारे ऑर्डर लिखे हुए थे वो शीट इंपॉर्टेंट थी, उसमें से कोई एमसीक्यूज आ सकते हैं। बाकी जो मैं ये डाटा फिटिंग की बातें बता रहा हूँ सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि कल को अगर आप किसी भी एग्जाम में अपेयर होते हैं, इंटरनेशनल सब्जेक्ट के एग्जाम में अपेयर होते हैं, जीआर इंटरनेशनल में अपेयर होते हैं, किसी एमफिल के एग्जाम में, पीएचडी के एग्जाम में, ये चीजें आपको काम आए। ये देखें जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जो आपके पास रेट लॉ है जो कि आप एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। अगर वहां पे उसकी जो कंसंट्रेशन वाली टर्म है उसकी पार जीरो आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में खास बात, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। आप लोग कंसंट्रेशन बेशक बढ़ाते जाएं, रिएक्शन एक ही रफ्तार से चलेगा, रिएक्शन की रफ्तार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंसंट्रेशन वाली टर्म जो है इसकी पार यहाँ पे जीरो है, ये देख लें। ये उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है और ये हमने स्ट्रेट लाइन में डाटा फिट किया है। ये आप लोगों के बारे में जो भी हमने काम किया है वो सारा यहाँ पे लिखा है। जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का टाइम के साथ, तो स्ट्रेट लाइन आपको अगर हासिल होगी तो आप लोग कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। स्ट्रेट लाइन हासिल नहीं होगी तो हम कहेंगे जीरो ऑर्डर नहीं है। ये आपके पास कुछ डाटा दिया हुआ है कि अमोनिया जो है वो डीकम्पोज होता है, तो ये डाटा आया है। इसमें याद रखें ये पी का मतलब है एक्स, कीप इन माइंड, ये पी से मुराद है एक्स, कंसंट्रेशन ही है ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, बढ़ती जा रही है, और ये टाइम है। जब हमने इन दोनों का ग्राफ प्लॉट किया ये ग्राफ आया, आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है ये जो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ना, ये आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल। डाटा फिट करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, अब आपको उस चीज की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये उसकी इक्वेशन भी आ गई और देखें आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है, यानी बहुत अच्छे से ये डाटा फिट हुआ है। और ये जो नंबर यहाँ पे लिखा है ना, दिस नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर हमें बताता है कि अगर हम लोग रिएक्टेंट का 1 मोल दें
फिर रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। 1 मोल अगर हम रिएक्टेंट का लें तो हर सेकंड में या हर मिनट में इतने मोल रिएक्टेंट के जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। ये देखिए आप लोग। दूसरा ये है, अच्छा ये बार बार मैं ये बात को बता रहा हूँ कि x/t इज इक्वल टू, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप लोग प्रोडक्ट की मिकदार को टाइम पे डिवाइड करते हैं ना, तो आप लोगों के पास जो आंसर है वो कांस्टेंट आता है। उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को पिछले जो एक मैंने दिखाया है उस पे मैं उसकी एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि ये भी आपको पता चले कि ये क्या माजरे हैं जो बार बार ये मैं चीज़ डिस्कस करता हूँ, उसका भी आपको आइडिया होगा। जस्ट अ सेकंड, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे शायद नहीं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया हूँ, आगे आ रहा है, आगे पता चल जाएगा, इसकी एग्जांपल आ जाएगी। अच्छा ये देखें जी आप लोग, तो यहाँ पे ये आ गया। और यूनिट्स क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, वो मैं आपको शॉर्टकट बता चुका हूँ, वो यूनिट्स का भी वही शॉर्टकट है। और दूसरा ये जो डाटा यहाँ पे प्लॉट किया है ना, ये डाटा ये उधर ये लिखा हुआ है। और जो मैं कह रहा था कांस्टेंट, ये वो कांस्टेंट है, ये देखिए नंबर कितना, ये बिल्कुल कांस्टेंट नंबर आ रहा है। ये मैंने ये एक्सपेरिमेंट से किया है, मैंने मैंने प्रोडक्ट को डिवाइड किया है टाइम पे, तुम्हारे पास ये डाटा आ गया। तो ये भी एक पहचान है। अगर हम लोग ग्राफ नहीं बनाना चाहते तो एक तरीका हमारे पास ये भी है, ग्राफ बनाना जरा आपने देखा है जरा मुश्किल काम है कि आप प्रोडक्ट की अमाउंट को टाइम पे डिवाइड करते हैं। अगर आपके पास आंसर कांस्टेंट आ जाए तो आप लोग ये कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी x डिवाइडेड बाई t अगर कांस्टेंट आ जाए जैसे कि, तो आप लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, क्या वहां भी x को डिवाइड करेंगे t पे? नहीं, वहां पे नेचुरल लॉग ऑफ a बाई a माइनस एक्स को t पे, यानी हर एक की अपनी इक्वेशन। यहाँ x को t पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये कांस्टेंट नंबर आ गए। ग्राफ ड्रा किए बगैर हम लोग बता सकते हैं ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ ड्रा किए बगैर अगर आप लोग, तो मैं आप लोग ना एक बात मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो न्यूमेरिकल है काइनेटिक्स के, इनमें 3 चीजें दी गई होती, इनिशियल कंसंट्रेशन और मुख्तलिफ टाइम पे बनने वाले प्रोडक्ट की मिकदार। तो इस केस में आपने x है प्रोडक्ट की मिकदार, t टाइम है, इनको डिवाइड करेंगे, अगर आंसर कांस्टेंट आ जाए तो आप लोग कहेंगे कि हमारे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये मैंने ग्राफ। अच्छा हाफ लाइफ के बारे में बात हो चुकी है कि हाफ लाइफ वो फार्मूला हम लोग निकालते कैसे हैं, जो फार्मूला अभी पीछे बार बार मैं ये कह रहा था, बार बार एक बात मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें रिएक्टेंट की मिकदार आधी रह जाए। तो वो हमने फार्मूला निकाला कैसे, असल में ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन है। ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन जो है अच्छे से जरा करने की कोशिश करें। ये जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन है, आप लोगों ने मेरे साथ साथ बोलना है। आप देखें जरा, हाफ लाइफ यानी t.5, हाफ लाइफ इज अ टाइम, हाफ लाइफ इज अ टाइम एट विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट, ये ए हमारे पास क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, एक्स प्रोडक्ट का। ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन है। तो कैसे करते हैं, हाफ लाइफ इज द टाइम एट विच हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, एक्स प्रोडक्ट था ना। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, हाफ लाइफ is the time at which half of the initial concentration, ये initial concentration उसका half प्रोडक्ट में चेंज होता है। अब ये जो बात मैंने की है ना, उसको मैं इस इक्वेशन में पुट करने लगा हूँ। ये जो ऊपर इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं क्या पुट करने लगा हूँ, मैं x की जगह पे पुट करने लगा हूँ a/2 और t की जगह पे पुट करने लगा हूँ 0.5। जब मैंने ये पुट किया, x की जगह पे a/2 और t की जगह 0.5, ये आ गया 2/में आ गया। अब ये देखें, ये 2 और k कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जब निकालते हैं प्रोपोर्शनल की साइन आ जाती है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी हम लोग करते असल में क्या है, हम लोग करते ये है कि हम लोग एक ही रिएक्शन को दो मुख्तलिफ इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ शुरू करवाते हैं। एक ही रिएक्शन होता है, सपोज हमारे पास ये रिएक्शन के ऊपर हमने ये एग्जांपल दी, सपोज ये रिएक्शन है,
एक जगह पे हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 20 मोल लेंगे और दूसरी जगह पे यही रिएक्शन 10 मोल के साथ शुरू करवाएंगे और हम लोग देखेंगे कि 20 मोल को 10 मोल होने में कितना टाइम लगा और 10 मोल को 5 मोल होने में कितना टाइम लगा। अगर 20 मोल को 10 मोल होने में ज्यादा टाइम लगे, 10 मोल को 5 मोल होने में कम टाइम लगे, हम लोग कहते हैं ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होती है ना, इतना ज्यादा टाइम लगता है उसको हाफ होने में। ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आप लोगों के पास एक एग्जांपल। अब देखें जी आप लोग प्लीज। अच्छा, हाफ लाइफ का ये शॉर्टकट लिखा हुआ है, जो मैं आपको साथ साथ शॉर्टकट बताता हूँ, ये वो हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर n-1। n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज आपके पास ऑर्डर है 0, n की जगह 0 पुट करें, a की पावर क्या आएगी -1, नीचे -1 है, ऊपर जाके a हो जाएगा a की पावर। तो उसका मतलब है जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, क्योंकि ऊपर चला गया है। यानी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी हमारे पास हाफ लाइफ जो है वो हमारे पास इतनी ज्यादा होगी। बच्चों 1 मिनट होल्ड करो। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बच्चों। अच्छा जी, आगे चलते हैं जरा। ये एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। इसमें एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये हमारे पास जो है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जहां भी फोटो का लफ्ज आ जाए बच्चों, फोटो का लफ्ज, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। फोटो केमिकल रिएक्शन ज्यादातर जीरो ऑर्डर होते हैं। ये एक बात ध्यान में रखें, ये एग्जाम में भी आ सकता है। इस बात का मतलब क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए ना। सिंपली यही है, इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जितनी मर्जी बढ़ा लें, रिएक्शन ने जिस स्पीड पे जाना है उसी पे चलते रहना है। इसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वाटर की कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है। जितना मर्जी इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ा लें, रिएक्शन अपनी स्पीड से जारी रहेगा। इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से उस पर कोई असर नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ मैस एक्शन है क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे ऐसा कुछ नहीं होता। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो जिस रफ्तार से होते हैं उसी रफ्तार पे जारी रहते हैं। अच्छा एक हिंट तो ये याद रखें, फोटो का लफ्ज जहां भी आ जाए वो जीरो ऑर्डर। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल साथ देता हूं। जो आप लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन पढ़ते हैं, वो भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, वो भी जीरो ऑर्डर है। ये ज़हन में रखना, मैं आपको वहां रिलेट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन पढ़ते हैं आप। अच्छा, दूसरे जो सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है जिनमें ये कैटलिस्ट यूज हो और साथ रिएक्टेड गैसेज हों, वो भी जीरो ऑर्डर है। सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शन मोस्टली जीरो ऑर्डर। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल दी। अमोनिया का डिकम्पोज होना और फास्फीन का डिकम्पोज होना, ये जीरो ऑर्डर है, ये याद रखें। बाकी ये एग्जांपल मैंने की है, इसको करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये आयोडीन और ब्रोमीन के लिहाज से जीरो ऑर्डर है। इस तरह तो हम हजारों एग्जांपल्स दे सकते हैं, ऊपर हमने देखा भी है। ये आयोडीन और ब्रोमीन के लिहाज से ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। इस बात का क्या मतलब है, आयोडीन की कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ा लो, रिएक्शन की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड चेंज होती है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से कितनी चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, उसकी इक्वेशन हमारे पास नहीं है, एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। लेकिन इन दोनों को आप रहने ही दें, याद ना भी करें तो ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दी है। अब मैं आप लोगों के माइक ओपन करने लगा हूँ ताकि हम लोग जो है वो, अभी हमने पढ़ना काफी सारा है लेकिन साथ साथ में आपको उसमें करता हूँ। अच्छा, ये आपके पास एमसीक्यू है, बताएं जी, बताएं जी आप लोग बताएं जी। सर ऑप्शन बी।
Sir, B. ऑप्शन बी ऑप्शन बी Zero order reaction in which concentration of the reactant does not change with time. Concentration rate. अब बताएं जी कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन बी 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 अच्छा यहाँ देखिए, पहला है whose rate is affected by concentration, ये तो नहीं है। दूसरा in which concentration of reactant does not change, ये जो बात है ना ये भी ठीक नहीं है, याद रखें। उसकी वजह ये है कि रिएक्टेंट तो कम होती जाती है, बात ये में रिएक्शन तो वो रिएक्टेंट जो है ना वो डी ऑप्शन होगा। और तरह जो सी है in which reactant do not react, नहीं रिएक्शन भी होता है in which one of the reactant is in large excess, नहीं ऐसा सर ये नहीं, आप इनमें कोई भी ऑप्शन दोनों ठीक order नहीं, कोई भी नहीं होगा। इनमें कोई ऑप्शन भी ठीक नहीं, कीप इन माइंड। none of अच्छा these देखिए ना, are the जीरो ऑर्डर के बारे में एक बात याद रखें, कंसंट्रेशन बढ़ाने से रफ्तार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी बातें नजर में नहीं है रखें कि कम रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करते, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, ऐसा नहीं है। रफ्तार के साथ ऑर्डर का ताल्लुक जो है, रेट लॉ की डेफिनेशन क्या है कि ऑर्डर रेट लॉ की डेफिनेशन है कि कंसंट्रेशन चेंज करने से रफ्तार कैसे चेंज होती है, ये बताएं जी। अगर ये रिएक्शन जो है पी के लिहाज से जीरो ऑर्डर है, इस बात का क्या मतलब है? सर इसमें डी होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ पी। बच्चों ज्यादा मत सोचें, रेट Sir, का D option. कंसंट्रेशन के साथ क्या लिंक है, वो वाला ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें। डी ऑप्शन, इंडिपेंडेंट डी ऑप्शन ये बताएं जी। कार्बोहाइड्रेट्स आर सर ये जीरो जीरो ऑर्डर जीरो रिएक्शन होगा होगा, सर। फोटोसिंथेसिस है। जीरो सर ये Directly डायरेक्टली proportional प्रोपोर्शनल है। होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली डी Directly ऑप्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल D कंसंट्रेशन option. ऑफ रिएक्टेंट। हाफ लाइफ। ये देखें for zero order reaction, half life is 4 hours. When the initial concentration of reactant is 4 mole per decimeter cube, so T3/4 of reaction would be सी ऑप्शन 12 अच्छा पहले तो आपको Sir- पता नहीं जी। सर ये 3/4 जो होगा ये हमारे पास सेकंड हाफ लाइफ होगी। अच्छा इसके बारे में आगे डिस्कशन आ रही है, वहां पे देखते हैं, अभी ये करें आप, उसके बारे में आगे बात करते हैं डिटेल से। अच्छा ये बताएं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज दिस, ऑर्डर क्या होगा? जीरो ऑर्डर होगा, इसकी यूनिट हाँ यूनिट से पता चल रहा है जीरो ऑर्डर है, समझ आई ना। हालांकि रेट कांस्टेंट सिंपली तो हमें कुछ भी नहीं बता रहा ना, है जी, हमें यहाँ यूनिट्स जो है वो भी बता रहे हैं। एक और भी सर ये भी क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, जीरो ऑर्डर केमिकल है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो किसी को ठीक होगी। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखिए बच्चों प्लीज, मैं आप लोगों को दोबारा से म्यूट करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आप लोगों के लिए। तो देखें जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, जिसमें रेट लॉ के अंदर जो कंसंट्रेशन वाली टर्म है ना उसकी पावर 1 हो, और इसमें होता क्या है, कल डिटेल से बात हुई है कि अगर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट भी डबल हो जाए, वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, नेचुरल लॉग ऑफ a/a-x, और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, हम लोगों ने ड्रा करके देखा भी है। हम लोग किस किस का ग्राफ ड्रा करते हैं, हम t का ग्राफ ड्रा करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ a/a-x। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाए ना पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो हम लोग कहते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर है, अगर ना आए तो फिर हम लोग सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को ट्राई करते हैं। ये आपके पास डाटा है जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में फिट किया हुआ है, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस में फिट किया है डाटा। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों के पास आर स्क्वायर की वैल्यू 0.96 1 के नजदीक आई है, तो हम लोग कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो कुछ आप लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया है वो टी है, टाइम है,
यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में टाइम के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, के। एक्स एक्सिस पे जो चीज ली है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे कहते हैं रेट कांस्टेंट। और यहाँ पे एक्स एक्सिस एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0.0932, ये भी रेट कांस्टेंट है। और रेट कांस्टेंट हमें बताता क्या है, रेट कांस्टेंट हमें बताता है कि अगर रिएक्टेंट 1 मोल रहे तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। और फिर कांस्टेंट हम निकालते कैसे हैं, ये टी यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, इधर आके डिवाइड हो गया। और इसमें नंबर 3 पे यूनिट्स क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। यूनिट्स का शॉर्टकट क्या है वैसे बता सकते हैं, m रेज़ टू पावर 1 माइनस n इनटू सेकंड इनवर्स। क्योंकि हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n की जगह 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो यूनिट्स है ना रेट कांस्टेंट के, वो हमारे पास सेकंड इनवर्स है, कीप इन माइंड। उसके बाद देखें बच्चों हाफ लाइफ के बारे में देखें। ये इक्वेशन है जिसमें हम लोगों ने पुट करना है वो फार्मूला। ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन है, आप लोग मेरे साथ साथ बोले जरा, हाफ लाइफ मेरे साथ साथ बोले। हाफ लाइफ इज अ टाइम at which half of the initial concentration is converted into product। इस तरह साफ साफ बोलो, half life is a time at which half of the initial concentration is converted into product। अब ये सारी वैल्यूज जो है मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा, x की जगह पे a/2 पुट करूंगा और t की जगह पे t हाफ पुट करूंगा, बाकी कुछ नहीं चेंज करना इस इक्वेशन में। ये वैल्यूज मैं पुट करूंगा और उसके बाद मैं देखता हूँ जी ये हमारे पास आ गया, इसको सॉल्व करके ये आया। एंड पे आप लोग फार्मूला देखें, कैलकुलेशन देखने की जरूरत नहीं है, इसमें ए मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है चाहे आप रिएक्शन 10 मोल के साथ शुरू करें, चाहे 20 मोल के साथ या 100 मोल के साथ, उसको हाफ होने में एक कितना टाइम लगेगा, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप लोगों ने कितनी उसकी कंसंट्रेशन ली। उसके बाद देखिए आप लोग ये जो यहाँ पे मैं चीजें लिखने लगा हूँ ना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 4-5 पॉइंट्स भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। नंबर 2, 75% रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद। याद रखो 2 हाफ लाइफ गुजरेंगी 75% रिएक्शन कंप्लीट होगा। नंबर 3, इनिशियल कंसंट्रेशन डिक्रीजेस बाय 1/4 आफ्टर 2 हाफ लाइफ। अब देखें ना जरा, एक हाफ लाइफ क्या होती है, वो वक्त जिसमें रिएक्टेंट आधा रह जाए, यानी 1/2 रह जाए। एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो रिएक्टेंट रह गया 1/2, एक और हाफ लाइफ गुजरी रिएक्टेंट फिर 1/2 रह गया, उसका भी 1/2, तो टोटल 1/4 बनता है। 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद 75% रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 1/4 रह जाती है। नंबर 3, 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद इनिशियल कंसंट्रेशन 1/8 रह जाती है। नंबर 4, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो इक्वल होता है टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ये याद रखो, कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजर चुकी होती हैं उसका तरीका फाइंड करने का ये होता है कि टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। अच्छा, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, ये इन्फिनिट टाइम लेते हैं कंप्लीट होने के लिए, यानी कभी कंप्लीट नहीं होती, इन्फिनिट टाइम लेते हैं। और ये फिर आप लोग याद रखें, ये फार्मूला है कि अगर आप लोग किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हैं, किसी भी टाइम पे, अगर आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन मौजूद होगी डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये आपके पास शॉर्टकट है। जैसे मैं आपको चीजें बताता हूँ, आप इस स्लाइड के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आप लोग क्या करते हैं कि किसी भी टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन है अगर वो फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय जो आपके पास 2 रेज़्ड पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, या दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि आप लोग सी टी को नीचे लेके आए 2 रेज़्ड पावर n उधर लेके। ये अभी मैं जब क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा ना और दोबारा मैं इस स्लाइड पे आऊंगा, आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी
लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे जो GRE करते हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उनको ये शॉर्टकट जो है वो पता नहीं होती है। देखेंगे एक बात है कि 100% तो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हम लोग ये टाइम फाइंड करना चाहे, जैसे अभी मैंने कहा कि इन्फिनिट टाइम लगता है, यानी ये कभी कंप्लीट नहीं होते। ये आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूला क्या ये हमें फार्मूला बता सकता है कि 100% कंप्लीशन पे इन्फिनिट टाइम लगता है? क्या ये फार्मूला हमें बता सकता है? ये देखिए ना, 100% कंप्लीशन हम किसको कहते हैं? जब सारे का सारा इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ये देखिए ना, ये क्या थी इनिशियल कंसंट्रेशन, जब सारी की सारी इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज हो जाए तो हम लोग कहते हैं जी 100% कंप्लीट हुआ रिएक्शन। लेकिन अब ये क्या, हम x की जगह पे जरा a पुट करके देखते हैं ना ऊपर वाली इक्वेशन में, और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। ये देखेंगे तो क्योंकि मैंने कहा कि जब सारे का सारा इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाए किस में, x में। मैंने x की जगह पे a पुट किया, a माइनस a 0, a डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी होता है। देख लें, असल में वो जो बात मैंने ऊपर की है ना कि इन्फिनिट टाइम लगता है इनको कंप्लीट होने पे, वो यहाँ ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। क्योंकि आप लोगों के सामने मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कर देता कि ऐसे ही कर देता हूँ, उसका एक प्रूफ होता है ताकि आप लोगों के ज़हन में रहे। बेशक आप लोगों का ये कैलकुलेशन नहीं आएगी, लेकिन आपको पता तो हो कि जो बात की है उसके पीछे क्या कोई लॉजिक है, ये लॉजिक है उसके पीछे। अब जो ऊपर बातें की हैं वो ज़हन में रखें। 75% जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद 75% कंप्लीट होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद इनिशियल कंसंट्रेशन 1/4 रह जाती है। उसके बाद आप लोगों ने वो फार्मूला देखा है हाफ लाइफ वाला, तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग, ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को भी अनम्यूट नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है कि ये मैं आपको कुछ यहाँ समझाना चाहता हूँ, उसके बाद अनम्यूट करूँगा। ये देखें, रेडियो एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट। हाँ, एक और बात याद रखें, जो रेडियो एक्टिव डिके है ना एलिमेंट का, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इंशाल्लाह पढ़ाएंगे तो उसमें ये बात होगी। रेडियो एक्टिव डिके फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा, ये देखें ना, इस बात का मतलब क्या है कि रेडियो एक्टिव डिके फर्स्ट ऑर्डर है? इसका मतलब सुने, इसका मतलब है कि सपोज आपके पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट पड़ा है। सपोज हमारे पास रेडॉन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो पड़ा है। एक जगह पे उसके 100 ग्राम पड़े हैं, दूसरी जगह पे उसके 50 ग्राम पड़े। देखिए 100 ग्राम को 50 ग्राम होने में भी इतना ही टाइम लगेगा जितना 50 ग्राम को 25 ग्राम होने में। यानी इनिशियल जो आपने अमाउंट ली है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, ये देखें, रेडियो एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 200 टू 25 काउंट पर मिनट। अब ये देखें, आपके पास ये जो चीज दी गई है ना, ये फार्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये है कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड पावर n। ये वो शॉर्टकट बता रहा था। अब यहाँ 2 रेज्ड पावर n को तो आप इस साइड पे एक दफा लाएं और आप लोग यहाँ करें a डिवाइडेड बाई c रेज्ड पावर t, ct कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। आप जरा देखें, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 200 थी, और रह कितनी गई हमारे पास, 25। यहाँ पे आपके पास जो आंसर आता है वो आ गया 8। 8 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 रेज्ड पावर 3। यहाँ 2 रेज्ड पावर n है, यहाँ 2 रेज्ड पावर 3 है। जब बेस इक्वल हो ना तो पावर भी इक्वल होती है, n इज इक्वल टू 3 आ गया। n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो इसका मतलब है 3 हाफ लाइफ गुजरी। अब हम देखना चाहते हैं 3 हाफ लाइफ है ना, अब हम देखना चाहते हैं कि हाफ लाइफ है कितनी। तो टोटल टाइम जो दिया हुआ है ना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टोटल टाइम 24 आवर्स है, हाफ लाइफ 3 है, तुम्हारे पास हाफ लाइफ आ गई 8। ये तरीका है जी ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन ढूंढने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने देखना है कि टाइम टी के बाद कितनी कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये टाइम टी के बाद कंसंट्रेशन है। वहां से आप लोगों के पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएगी। वो जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ गुजरी है, यानी 200 को 25 होने में 3 हाफ लाइफ गुजरी है।
अब हाफ लाइफ है कितनी, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, ये आपके पास 8 है। ये तरीका है, ये शॉर्टकट है। वैसे आप करने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन है आप रिजल्ट पे पहुंच जाएं, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए हम लोग एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको सारी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये देखें, ये मैंने सॉल्व करके दिया है ताकि आप लोगों को बाद में मसला ना बने। अच्छा ये देखें जी, 75% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 30 सेकंड, व्हाट इज हाफ लाइफ। अब ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, 75% रिएक्शन कंप्लीट होता है 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद। इसका मतलब है अगर 2 हाफ लाइफ 30 सेकंड है ना, तो हम लोग हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, 30 यानी टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। टोटल टाइम 30 सेकंड है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास 2 गुजरी हैं, तो 30/2 15 सेकंड आ गया। वैसे भी आप यानी 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद 75% रिएक्शन कंप्लीट होता है, ये तो पता चल गया। इसमें 2 हाफ लाइफ गुजरी है, टोटल टाइम ये है, तो हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ये रिएक्शन देखें, ये रिएक्शन बच्चों देखें आप लोग प्लीज। What time will it take to decrease amount of a radioactive element from this to this? अब यहाँ याद रखें जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है, फार्मूला यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 2 raised power n is equal to initial concentration divided by concentration at any time t। अब यहाँ पे देखें आप लोग, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास 10 है और आफ्टर टाइम टी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 2.5 है। हमारे पास आंसर आ गया 4। 4 क्या होता है, 2 raised power 2 होता है। अब यहाँ पे ये 2 raised power n है, ये 2 raised power 2 है, n is equal to 2 आ गया। 9th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे। इसका मतलब है 2 हाफ लाइफ गुजरी, 2 हाफ लाइफ गुजरी। हमने बताना है कि टोटल टाइम बताना है। अब वो कह रहे हैं कि हाफ लाइफ 14 सेकंड है, 2 हाफ लाइफ गुजरी है, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 28 सेकंड। पहले वो हमें हाफ लाइफ पूछा करते थे, अब यहाँ पे हाफ लाइफ बताई है और टोटल टाइम पूछ लिया है। ये देखिए ना, ये फार्मूला ऊपर बताया है मैंने, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू हाफ लाइफ। यहाँ 2 हाफ लाइफ है, यहाँ 2 हाफ लाइफ गुजरी है और हाफ लाइफ 14 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। अब जरा देखें, पॉसिबली मैंने ये सॉल्व भी किया होगा, हाँ ये नीचे सॉल्व भी किया होगा। ये देखें आप लोग, ये सॉल्व किया हुआ है मैंने। अच्छा अब ये देखें, अब ये देखें जी, हाफ लाइफ किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की ये है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान में रखें, आप लोगों के पास रेडियो एक्टिव डिके जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, कीप इन माइंड ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यू नीड टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन कि हाफ लाइफ जो है वो इक्वल होती है 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। यहाँ पे हाफ लाइफ दी हुई है, हाफ लाइफ इसको बट्टे में लेके आ जाए और के यहाँ लेके आ जाए, तो आपके पास आंसर जो है वो ये आएगा 0.005। कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन आते तो नहीं है, लेकिन एक आइडिया देने के लिए कि ये क्वेश्चन है। अब जरा आगे चलते, ये सॉल्व किया हुआ। अच्छा अब ये मैं आप लोगों का जो है माइक अनम्यूट करता हूं और फिर आप लोगों से डिस्कशन करता हूं। ये क्वेश्चन देखें, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, हाफ लाइफ 124 मिनट है, 72 मिनट के बाद कंसंट्रेशन कितनी होगी, 72 मिनट्स के बाद। अब सबसे पहली बात जो है ना, हमने नंबर ऑफ हाफ लाइव्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ हाफ लाइव्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला है हमारे पास, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ।
यहाँ टोटल टाइम ये दिया हुआ है, हाफ लाइफ 124 है, तुम्हारे पास हाफ लाइफ दे दी है ना, तो ये टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब है 124, टोटल टाइम 72 है, हाफ लाइफ 124 है, यहाँ से हमारे पास जो आंसर बना वो 0.5 बना। हमने मालूम क्या करना है, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, CT। तो CT का फार्मूला क्या है, CT होता है A डिवाइडेड बाई 2 रेज़्ड पावर n। यहाँ पे A हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.01 और हाफ लाइफ आधी गुजरी है, इसकी पावर 0.5 लें, इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेटर से सॉल्व होने वाला है ना, तो ये भी आप लोग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, इसको आप लोग बेशक ना करें। मालूम कैसे ये दिया 3 कैसे होगा, 2 की पावर 3 कैसे होगी, कंसंट्रेशन हाफ लाइफ ये दी है ना, 3 हाफ लाइफ तो नहीं मिल सकती ना, ये उल्ट लिखा गया। अब यहाँ देखें, अब इसमें आप लोग जरा हेल्प करें बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ें और हेल्प करें जी। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ 1560 साल है, 1 ग्राम से 0.25 ग्राम होने में एक ग्राम से 0.25 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग नंबर ऑफ हाफ लाइफ काउंट कर लेते हैं। ये देखते हमने जो इनिशियल कंसंट्रेशन है 1 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये हमारे पास 0.25 को मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से तो नहीं, हाँ 4 से 2 to 2 आ गया, हमारे पास 2 हाफ लाइफ है, टोटल टाइम, और ये हम आपको पता है हम कैसे करते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज टोटल टाइम डिवाइडेड बाय दिस, ये एक्सप्रेशन। ये सारे क्वेश्चन है आप लोग। अच्छा एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी जमाने में यहाँ एमफिल का टेस्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ये बच्चों को बहुत डॉज करता है ये क्वेश्चन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना एक, वो 100 मिनट के अंदर 50% कंप्लीट होता है, 100 मिनट के अंदर 50%, तो 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। बच्चे ये कहते हैं जी 100 मिनट में 50% हो गया, 200 मिनट में 100% हो गया, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, इन्फिनिट टाइम लगता है, याद रखें। उसके बाद among the following factor the specific rate of reaction depend upon only on temperature, याद रखें। सर ये रिपीट कर दें। सर वो पेपर में- 50% मिनट होगा। देखिए ना जी, 50% कंप्लीट होता है 100 मिनट में, 100% कंप्लीट होगा कितने मिनट में। अब ऊपर हमने किया भी है ना, मैंने कहा है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में चंद एक बातें आप लोग याद रखें। जी सर आपने उनमें सर से एक कंप्लीट बात नहीं ये भी होता, थी, इनफिनिट होगा। इन्फिनिट होगा। अच्छा उसके बाद ये देखें जी, among the following factors रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो ये बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद इनको देखें जरा, स्क्रीनशॉट दे लें और ताकि आप लोग खुद करें, आगे हमने पढ़ना है अभी। सर एक क्वेश्चन था जी प्लीज। सर, वो जहाँ पे सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 2n की वैल्यू फाइंड आउट की है, इनिशियल कंसंट्रेशन और हमारे पास जो जिस कंसंट्रेशन में वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है, जब हमने उनका आंसर निकाला है तो 4 आया, तो हमें हमारे पास हमेशा एक ऐसी वैल्यू आएगी जो कंप्लीट स्क्वायर होगा, तब हम उसका स्क्वायर लेके हाँ, और जी, n की very वैल्यू good। निकालेंगे। वही ना मैंने आपको कहा ना कि जहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना होता है ना, मैंने वो क्वेश्चन आपको कहा है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए करवाएं, ऐसा होगा नहीं क्योंकि कैलकुलेटर वहां पे यूज नहीं करना होता, तो इसलिए ये अंडरस्टूड है कि कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर करने के लिए। और देख लेना थैंक यू। ये फार्मूला कतन भी मुश्किल नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग किसी भी क्वेश्चन में बड़ी आसानी से पहचान कर सकते हैं। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है, ठीक है ना। वहां से आप लोग नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेंगे,
और टोटल टाइम को, हाफ लाइफ को डिवाइड करके आप लोग निकाल सकते हैं। सर ये थर्ड वाले का क्या आंसर बताया आपने? थर्ड वाले का है कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे, तो उनमें किसी पे डिपेंड नहीं करता। बच्चों सर में आगे बाकी चल का आंसर, जी, बाकी सर उसका आंसर स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ ये आप लोग देखें ना, उसको करें जरा। फर्ज के ये क्वेश्चन, इसको जरा देख लेते हैं। ये देखें इधर, the half life time for first order decomposition of substance dissolved in CCl4 is 2.5 hours at 30 degree। यानी ये हाफ लाइफ दी हुई है, 2.5 घंटे है जी हाफ लाइफ। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 160 हो तो 10 घंटे बाद उसकी कितनी अमाउंट रह जाएगी? 10 घंटे बाद दिया हुआ क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है ना? इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है। कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी निकालना है। कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी निकालने का तरीका बच्चों क्या होता है? ये होता है इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड पावर n। अब n होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। टोटल टाइम यहाँ 10 घंटे का दिया हुआ है, हाफ लाइफ हमारे पास 2.5 है। यहाँ पे देखें जी 4 आ गई, तो 4 यहाँ 2 रेज़्ड पावर 4 आ गया। 160 डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड पावर 4, 2 रेज़्ड पावर 4 16 होता है। तो ये हमारे पास कैंसिल होगी, 16 10 आ गया। ये क्वेश्चन जरा देखें। 4 MCQs का भी बता दें, इसका क्या होगा? 4 बताता हूँ, ये देखें। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 14 सेकंड। समझ आई ना? टाइम रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन टू रिड्यूस 1/4। आपको पता है ना कि 1/4 होने में कितनी हाफ लाइफ लगती है? 2 तो हाफ लाइफ 14 है, 2 हाफ लाइफ 28 सेकंड होगा। अंडरस्टैंड किया ना? जी सर। अच्छा आप देखें जी, ये क्वेश्चन देखें। 75% रिएक्शन कंप्लीट होता है 30 मिनट में। आप बता सकते हैं 75% कंप्लीट होने में कितनी हाफ लाइफ लगती है? 2 हाफ लाइफ लगती है ना। इसका मतलब इसकी हाफ लाइफ कितनी है? 15 होगा। उन्होंने पूछा भी यही है। यहाँ ट्रिक है कि 50% कंप्लीट होने में कितना, यानी हाफ होने में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट लगेंगे, जाहिर है। समझ आई या नहीं आई? यस सर। ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवाया, इनकी प्रैक्टिस कर लेना अगर आप लोग, तो शायद कोई भी क्वेश्चन हाफ लाइफ के रेलिवेंट आए तो वो आप स्किप नहीं कर पाते। सॉरी सर, ये थर्ड वाले की समझ नहीं आई मुझे कि फर्स्ट ऑर्डर अच्छा कंसंट्रेशन। देखिए ना जी, ये इसकी थर्ड वाले की, among the following factors the specific reaction rate of a first order reaction depends upon। अब आपके पास जो फर्स्ट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता नहीं है, और कंसंट्रेशन को ही हम लोग गैस हो तो उसके कंसंट्रेशन को ही प्रेशर कहते हैं, और वॉल्यूम भी गैसेस के लिए लेते हैं आमतौर पे हम। समझ आई ना? समझ आई या नहीं आई? सर के का एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का उससे डिस्कस कर लें, ln a over a minus x। हाँ सर उसमें a है तो सही कंसंट्रेशन नहीं, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की बात हो रही है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है उसकी बात हो रही है। उसमें जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? सॉरी एक मिनट, मैं जरा मिसअंडरस्टूड कर दूं क्वेश्चन को ना। सर ये तो फिर सभी के लिए सॉरी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना, सभी ऑर्डर्स के लिए। सॉरी मैं जो है ना वो ये समझ बैठा हूँ कि ये सर हमारे यहाँ पास तो रिएक्शन रेट है। जी वो रिएक्शन रेट है। मैं हाफ लाइफ वाला समझ बैठा हूँ
तो उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं होती, मैं वो समझ बैठा हूँ। ये रिएक्शन रेट है, तो रिएक्शन रेट जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो डिपेंड किस किस करता है, टेम्परेचर पे भी करता है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, जाहिर है, ठीक है ना, मैं वो समझ बैठा हूँ। तो इसमें कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है। मैं तो हाफ fresh लाइफ and वाला हो जाएगा। एक्सप्रेशन जो है ना वो समझ बैठा हूँ, वो हाफ लाइफ वाला जेन में था, ठीक है ना। सर अगर पेपर में ऐसे आए करेक्ट नहीं कोई ऐसे रोल मॉडल देखिए ना आप, मैं सारा दिन बैठ कर ना ये आप ऑप्शन लोगों मिलना के लिए ना एमसीक्यूज प्लीज बनाता हूँ सारा दिन, तो जल्दी में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको ठीक से मैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ठीक है ना। जी आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जितना कुछ ये मैं आप लोगों के सामने लिखा है ये कितना टाइम लगा होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नमाज कितना टाइम चाहिए नमाज के लिए? सर बस 10 मिनट्स, जी 10 मिनट्स दे दें। आप लोग 10 मिनट्स मुझे दे दें। ठीक है सर, आप 10 मिनट ले लें सर, आप कंप्लीट कर दें। 10 मिनट्स मुझे दे दें। सर वो लास्ट वाला बता दें, स्टूडेंट वाला, कौन सा? ये लास्ट वाला। हाँ, इसका जरा इसका आप लोग बताएं ना, कुछ आप भी बताएं। सर एक स्टूडेंट जो है, a student started to work on 200 grams of a compound A whose half life was 10 hours. Initial concentration हमारे पास दी है 200 ग्राम, हाफ लाइफ दी हुई है ये। How much of the compound will be left after 50 hours? तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, इसका मतलब है 5 हाफ लाइफ, 5 हाफ लाइफ हमें देखना है कि 5 हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये कितना रह जाता है। अब इसका एक तरीका तो ये भी है कि आप खुद से भी कर सकते हैं, 200 से 100 रह गया एक हाफ लाइफ गुजरने पे, 100 से 50 रह गया 2 हाफ लाइफ गुजरने पे, समझ आई ना। तो लेकिन आप लोग ये फार्मूला जो है इसको करेंगे कैसे, ये हम क्या करेंगे जी, इनिशियल कंसंट्रेशन 200 ग्राम है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है जी, 5 to the power 5 6.5 आंसर है शायद। हाँ, इसको पता नहीं क्या आंसर है, ये देख 6.25 डिवाइड करके आएगा आंसर कुछ। 6.75 आएगा। हाँ, तो ये दो फार्मूले आप तो कैलकुलेटर चाहिए होगा, ऐसे तो आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत ये आप इतने मैथ तो आना ये चाहिए, डिवीजन तो कर सकते हैं हम इतनी सर। इतने तो करने आप लोग। सर ठीक है बच्चों, बच्चों ठीक है जी। यस सर। सर फोर्थ दोबारा एक्सप्लेन कर। 4 के बारे में, अच्छा 4 ये था, देखिए ना वहां जो मैंने पॉइंट्स आपको याद करवाए हैं उसी में 75% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने में 2 हाफ लाइफ लगती है। अगर 75% कंप्लीट होने पे 30 मिनट लगे हैं, इसका मतलब 2 हाफ लाइफ, तो 30 मिनट में 2 हाफ लाइफ मीन 15 मिनट। यस। और वो पूछ रहे हैं कि 50% रह जाएगा, 50% का मतलब क्या होता है, वही है ना, आधा रह जाएगा कितने टाइम, एक हाफ लाइफ से एक हाफ लाइफ होती है ना, तो 30 डिवाइड बाय 2 एक हाफ लाइफ। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में 50 आवर्स जो वैल्यू है उसका कोई रोल नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ कि आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है ना, कैसे करनी है, टोटल टाइम है ये, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ n आ गया, और फिर यहाँ पे आप लोगों ने इस एक्सप्रेशन। सर जो सूडो क्वांटिटी है उनका कोई ग्राफ नहीं होता, उनका फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही होता है। आगे चलूं जी मैं? यस, 10 मिनट तो यहीं लगा दिए उन्होंने। सर जी सर आप आगे लोग चलिए। ऐसे हैं, मेरी बात सुने, मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, ठीक है, और इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होगा मैं, ठीक है जी। यस। अब नमाज का टाइम है, उसके बाद अबू बकर साहब जो है ना वो बिल्कुल रेडी बैठे हैं, वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो ओवर टू डॉक्टर इमरान साहब। सर कल कौन से टॉपिक पे लेक्चर देंगे? एक मिनट, क्या आप लोगों का क्या ख्याल है, इसी में थोड़ा भी बाकी है ना, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो केमिस्ट्री है ना, ये समंदर है, ये आप ये कल मैं आप लोगों को ना
कल जो है वो इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, अर्हीनियस इक्वेशन वगैरह वो सारा वो जी सारा आर्हीनियस इक्वेशन कल ये वो देखिए ना, मैं आपको भी बताता हूँ, ये आप लोगों के लिए जो मैंने ये एंड तक ना जो यहाँ पे ये सारे कुछ आर्हीनियस इक्वेशन ये सब कुछ है। सर ओके बच्चों एक जी, आपने जीरो ऑर्डर पढ़ाते सर, एक स्लाइड पे चलिए सर, जीरो ऑर्डर वाली पे। जी सर जीरो ऑर्डर जहाँ पे आप पढ़ा रहे थे आज, वहां लेके जाऊं? सर जीरो ऑर्डर पे वाली स्लाइड पे जी ठीक है, जो आज पढ़ा रहे थे। ओके ये जी जीरो ये सर, सर इसका इंटरसेप्ट पॉइंट देखिए 205 है सर, जी जी लेकिन सर ये कट नहीं कर रहा है 205 पे। जी जी। असल में ये है कि कुछ जब ग्राफ बनाते हुए कुछ एरर आते हैं ना, जब Yes, आप sir. इन एक्सेस को सेट करने की कोशिश करते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। आप लोग खुद से करने की कोशिश करें, आप देखेंगे Yes, कि sir. ये उसमें करेगा। और दूसरा एक और बात है ना, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ देखने का है, ये यहाँ से शुरू कहाँ पे हो रहा है, ये देखिए 200 पे। समझ आई Yes, ना sir. आपको? Yes, sir. जीरो तो तब होगा ना जब जीरो से शुरू हो रहा है। Yes, sir. बात समझ आई सर ना? एक और हाँ, बात सर, जी जी सर हमें सर ने ना लेक्चर्स आपके प्रोवाइड किए हैं, मगर वो चंक्स में प्रोवाइड किए हैं, यानी एक लेक्चर वाइज किए हैं। जैसे हमें फुल स्लाइड यानी एक चैप्टर की इकट्ठी स्लाइड दे दिया करें आप।